जब भोजन समाप्त हो कीजिए, जब भोजन तब अभी हेलो, लाइव को दबाना पड़ेगा ना यार? लाइव तो चल रहा है। ये नहीं वो चल रहा है, वो बता रहे कि लाइव आप अच्छा। चल रहा है। लोग आते जाएंगे, आपको दिखता जाएगा कि लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो, हाँ पापा दिख रहे हैं मुझे। जनवरी जी शुरू करें साहब? नमस्कार। ये बहुत ही एक तरह से दिलचस्प भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी, और कि एक बहुत सुंदर बाशऊर तहजीब याफ्ता अदीब को याद करते हुए मैं आज रीछ की शक्ल में मौजूद हूँ। लेकिन जिस बवा ने उनको छीन लिया हमसे, उसी बवा ने मुझको ये रीछ जैसी शक्ल अता की है। हाल ही में आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना गुजरा है, और हाल ही में जो ईद हमने मनाई है, उस ईद में न हम किसी से मिले हैं, न हम किसी के घर जाके सिवैयाँ खाई हैं, न किसी के गले मिले हैं, और न ही किसी से हाथ मिलाया है। हमने बिना किसी खुशी के इस ईद को मना लिया, एक तरह से आभासी तौर पर मना लिया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना कोरोना और सरकार की बदइंतजामियों के भेंट चढ़ गया। ये इत्तेफाक है कि मंजूर की पहली कहानी थी रमज़ान में मौत, और इसका ही एक संवाद है कि अल्लाह मेरे बेटों को रमज़ान की मौत ही बख्शना। मंजीव को बिना उनकी माँ के ये दरख्वास्त किए यही मौत नसीब हुई। रमज़ान के महीने में ही मंजूर भाई को हमसे छीन लिया कोविड ने। मैं कोशिश ये करूँगा कि उनके उपन्यासों के इर्द गिर्द ही रहूं और उसी पर बातचीत करूं, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जब नामवर सिंह जी भोपाल आए तो कमला प्रसाद जी तब जिंदा थे। कमला प्रसाद जी ने कहा कि उनको एरोड्रोम से लाते हुए कि एक हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अंदर एक मीटिंग चल रही है, उसमें बशारत मंजिल के ऊपर चर्चा है, जो मंजूर भाई का तब ताज़ा ताज़ा उपन्यास आया था, उसके ऊपर चर्चा है। तो आपने देखा है क्या? वो तो नामवर जी ने कहा मैंने देखा है। बोले आप उस पर बातचीत कर दीजिए। नामवर जी वहाँ आ गए। उस सभा के अंदर दूधनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। दूधनाथ सिंह जी को देखते ही उनके विचार में, असल में दूधनाथ जी का ताज़ा ताज़ा उपन्यास आया था, जिसका पूरे के पूरे जो बाबरी मस्जिद के ऊपर था, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम पर उनकी शायद कोई बहस हुई थी नामवर सिंह जी से, और उन्होंने कहा था कि उपन्यास है ही नहीं, मैं इसे उपन्यास नहीं मानता, ये रिपोर्टाज जैसा है। तो नामवर सिंह जी ने दूधनाथ सिंह जी को देखा तो उनके दिमाग में शायद वो सिलसिला चलने लगा, और उन्होंने बशारत मंजिल की ऐतिहासिकता को केंद्र में रख करके बहुत ही सख्त लहजे में ये कहा कि मैं इसे उपन्यास नहीं मानता। इतिहास टेलिंग जो है ना, या इतिहास का कहना, इतिहास का वर्णन करना, इतिहास को सामने रखना कोई उपन्यास नहीं होता।
लंबा उन्होंने व्याख्यान दिया और उसमें बहुत सारे तर्क रखे, जैसा कि तर्क प्रवीण थे ही नामवर जी और विद्वान आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने लगभग लगभग लोगों को मोहाविष्ट कर लिया और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि उपन्यास है ही नहीं। मैंने ये उपन्यास पढ़ा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा था, मैं ये भी जानता था कि एक आंदोलन बाकायदा चला था कविताओं को वो लेकर के, जिसमें इतिहास रस की बात की गई थी कि इतिहास भी एक किस्म का नया रस है जिसमें चीज़ें को देखा जा सकता है। और हमारे समय में जब तमाम सारे लोग जो है इतिहास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में इतिहास के संदर्भों में किसी कथा का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगा कि ये उपन्यास तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आखिरी कलाम भी मुझे बहुत अच्छा और पसंद आया उपन्यास, मुझे लगा कि ये भी उपन्यास बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर उनसे बातचीत की जाए। तो मंजूर भाई से मैंने बहुत सारी बातचीत भी की और उनके बहुत सारे संदर्भ भी मेरे पास हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि बशारत मंजिल का ये जो लेखक था, उसकी दरअसल मंजिल क्या थी। राजनीति की अगर हम बात करें तो मंजूर एहतशाम की कोई राजनीति नहीं थी, जिससे कहना चाहिए कि जो दलगत राजनीति है उसमें उनका कोई मतलब उनको कोई मतलब नहीं था उससे। लेकिन वे राजनीति विरोधी भी नहीं थे, राजनीति को समझते थे और वो चाहते थे कि राजनीति को धर्म की तरह माना जाए, लेकिन धर्म के उस अर्थ में नहीं जिस तरह से आज धर्म को लिया जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहा उनके उपन्यासों में। जब उन्होंने इन सारे सवालों से टकराने की कोशिश की तो 1976 में उनका कुछ दिन और उपन्यास आया था, जैसा कि लोग जानते हैं कि वो लगभग काल कवलित हुआ, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद आया सूखा बरगद। सूखा बरगद जो उपन्यास था वो एक परिवार के जाति मतलब उसके अंदर जातीय समाज के अंदर कैसे अंतर विग्रह होते हैं, कैसी आंतरिक स्थितियां होती हैं, कैसे अंतर विरोध होते हैं, धर्म, समाज, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इन तमाम सारी चीज़ों के साथ जो राजनीति इत्यादि की जो प्रश्नाकुलता है, वो प्रश्नाकुलता भरी पड़ी है इस पूरे के पूरे उपन्यास में। और जो जलते हुए सवाल हैं, जो सबसे परेशान करने वाले सवाल हैं, जो एक तरह से सामाजिक विघटन के सवाल हैं, वो सवाल बरगद की जड़ों की तरह फैल रहे हैं। यानी ऊपर से आती हैं बरगद की जड़ें और जमीन में अपनी जगह जमा लेती हैं और फिर उसका और अनंत विस्तार करती चलती हैं। इस तरह बरगद का आयतन बढ़ता चला जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ता चला जाता है और उसके नीचे जो धर्म की कहना चाहिए कि धर्म धुरीणों के लिए कोई मतलब धर्म तो विकसित होता ही नहीं वहां। धर्म धुरीणों के लिए उस समय उन्होंने लिखा है कि मजहब एक खास तरह की इबादत करना, यह खास तरह से जिंदा रहना भर नहीं है। उनके लिए मजहब एक धंधा है। ये उस समय इस बात को बहुत तीखेपन के साथ कहना कि धर्म एक धंधा है, ये बहुत बड़े साहस का काम था जो उन्होंने उसके अंदर किया, सूखा बरगद के अंदर किया। अब मजहब के लिए खास तरह की दुकानदारी की जो उन्होंने बात की, उससे उनका बहुत विरोध भी हुआ, उससे उनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। मंजूर भाई की एक और बात थी कि यूं तो भोपाल को कहा जाता है कि उर्दू अदब का गहवारा है, और जो लोग बहुत ज़्यादा उर्दू दां नहीं हैं, जो साहित्य से बहुत जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो इसको उर्दू की विरासत ही मानते हैं। ये मानते हैं कि आपके रस्मुल ख़त भी उर्दू में ही होनी चाहिए, अरबी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए और केवल उसी लिपि में सारी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मंजूर भाई जो हैं वो इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदी लिपि में, नागरी लिपि में उसको लिखना शुरू किया। अपने सारा लेखन उन्होंने नागरी लिपि में किया। इसके लिए उन्हें बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा।
बहुत सारी सभाओं में मैंने देखा है कि बाहर निकलते थे तो कई जो फिरका परस्त किस्म के नौजवान थे उन्हें घेर लेते थे और वो कहते थे मियाँ आपकी भाषा तो उर्दू है। तो कहते थे शुक्रिया, आपने इसको उर्दू माना, मगर आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, आप हिंदी वाला अपने आप को क्यों कहलाते हैं? तो कहते थे मेरी मर्जी। तो कहते थे ये तो गद्दारी है आपकी। तो लगभग यही सिलसिला था जो आज की तारीख में आप कोई भी असहमति व्यक्त कर दीजिए तो आपको देशद्रोही या गद्दार, ये तमाम सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो ये संकीर्णता उस समय से लगातार चली आ रही थी और लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने इस विरोध को कभी अहमियत नहीं दी और अपना रास्ता भी नहीं छोड़ा। नतीजा ये कि जो खूबसूरती हिंदी और उर्दू के मिलने से बनती थी भाषा की, उस खूबसूरती को बनाए रखा। और एक बात और, भोपाल में जब राजधानी बनी उसके बाद बहुत सारे हिंदी के लोग आए, हिंदी के साहित्यकार आए, उनकी लिस्ट गिनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी और उर्दू के बीच में इन तमाम सारे सांप्रदायिक या भाषिक सांप्रदायिक विरोधों के बावजूद बहुत सारे लोग थे जो दोनों भाषाओं के बीच में पुल का काम करते थे। गंगा जमनियत उनके दिमाग में हमेशा रहती थी। और भोपाल की विरासत ये रही है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान लगभग खून में नहा रहा था, उस समय भोपाल के लोगों के माथे पर पसीने की बूंदें भी नहीं चुचुआई थी। ये भोपाल की परंपरा रही थी। भोपाल की तब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मोड़ों का, जैनों का और हिंदुओं का था। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, बल्कि इंदौर से, ग्वालियर से, नागपुर से, यहाँ वहाँ से आए हुए लोगों को की शरण स्थली ये बना और भोपाल ने सबको पनाह दी। ये परिस्थिति बनी रही 1947 में, लगातार ये बनी रही। तो भोपाल अकेले भोपाल शहर में नहीं, भोपाल रियासत में पूरे में ये माहौल था और वहाँ किसी किस्म की बदअमनी नहीं थी। तो भोपाल की ये परंपरा थी। कुछ लोग इस परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं आज भी। मंजूर एहतशाम उनमें से एक थे। कुछ लोग थे जैसे प्रोफेसर आफाक अहमद थे, फजल ताबिश साहब थे, श्याम मुंशी साहब थे। इस तरह के तमाम सारे लोग थे जो हिंदी और उर्दू की महफिलों में आते जाते थे और हिंदी और उर्दू में राब्ता बनाने की कोशिश करते थे और दोनों साहित्यों की आवाजाही होती रहती थी। तो एक तरह की एकजुटता, एक तरह का जो भाषिक विद्वेष है, उसको खत्म करने का काम ये लोग लगातार करते रहते थे। मंजूर एहतशाम उनमें से एक थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक सारी कड़ियां बिखरती चली गईं। आफाक साहब चले गए, मंजूर साहब चले गए, जहीर कुरैशी चले गए, श्याम मुंशी साहब चले गए, ये तमाम सारे लोग चले गए भोपाल से। और एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे ये टूट गया है। जो लोग भोपाल से वाकिफ हैं, जो भोपाल को जानते हैं, जो भोपाल कभी आए गए हैं, वो जानते हैं कि भोपाल कई शहरों का एक संकुल है। कई सारे पुल उसको जोड़ते हैं एक दूसरे की तरफ से। एक तरह पुल बागदा है, जो बोगदा है, जो BHEL वाले इलाके को भारत इलेक्ट्रिकल्स की पूरी बड़ी बस्ती और बाजार है, उसको भोपाल से जोड़ता है। एक कमला पार्क का पुल है जो पुराने शहर, जो पुराना है शाहजहानाबाद वगैरह, पुराना जो जिसमें यहाँ की राजधानी की तमाम सारी पुरानी राजधानी की, यानी मुगलिया सल्तनत के ज़माने की, या कहना चाहिए कि सुल्तान जहाँ बेगम और से लेकर के और तमाम सारे जितनी भी बेगमात हुई हैं उनकी जो महल थे, उन सब को जोड़ने वाला एक हिस्सा है, वो कमला पार्क का पार्क है, जिसमें कमलापति जो गौंड रानी थी, जो भोपाल रियासत जिसके अंदर पहले आया करता था, उस गौंड रानी कमलापति का एक महल वहाँ है, इसलिए उसको कमला पार्क कहा जाता है और कमला पार्क का सड़क। और तीसरा एक पुल है पुल पुख्ता। पुल पुख्ता शहर के दूसरे हिस्सों को, जहांगीराबाद से लेकर के और पुराना जो स्टेशन वाला इलाका है या हमीदिया रोड है, ये तमाम सारे वहाँ से लेकर के बैरसिया तक के तमाम सारे क्षेत्रों को जोड़ता है भोपाल के साथ। तो भोपाल तमाम सारे पुलों से जुड़ा हुआ शहर है। और ऐसे समय में और ऐसे शहर के अंदर भाषाओं का पुल टूट जाना एक बहुत दर्दनाक बात है। और मंजूर एहतशाम हरगिज नहीं चाहते थे कि भाषाओं का ये पुल टूटे। एक दूसरा उनका उपन्यास जो है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है दास्तान लापता।
इसका अमेरिका में एक अंग्रेजी का भी वो हुआ है अनुवाद, पूरा का पूरा वहाँ काफ़ी पसंद भी किया गया है। और इस उपन्यास के बहुत सारे दृश्य हैं इस उपन्यास के अंदर। ये भी, इसमें इतिहास भी बहुत है, जिसमें भोपाल का गैस कांड है, किस तरह दंकल प्रस्तावों के बाद की जो तमाम सारी फिजा थी उसके अंदर किस तरह तमाम सारी चीज़ें हुई, और उन तमाम सारी चीज़ों के चलते हुए ये लापता जो है, आदमी के लापता होने की, आदमी के खो जाने की, आदमी के अस्तित्व का समाप्त हो जाने की, आदमी को नेगेट करने की। यूँ तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के हिसाब से मैं भी हिंदुस्तान का 1/30 करोड़ प्रधानमंत्री मैं भी हूँ, 1/30 करोड़ राष्ट्रपति मैं भी हूँ, 1/30 करोड़ संसद मैं भी हूँ। लेकिन मेरे अस्तित्व को, मेरे व्यक्तित्व को बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। तो ये दास्तान लापता जो है वो लगभग ऐसी ही है, आदमी के अकेले होते जाने की कहानी है, भरे भरे पूरे संसार के अंदर आदमी के अकेले होते जाने की कहानी है। खासकर उन लोगों की जो किसी के साथ समझौता नहीं करते, जो किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, जो अपनी स्वाभिमान को कहीं गिरवी नहीं रखते, उन तमाम सारे लोगों के साथ ये हादसा होता है कि वो लापता होते चले जाते हैं। धीरे 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 इतिहास उनको एक तरफ करता जाता है, स्मृतियों से वो अलग होते चले जाते हैं, संदर्भों से कटते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो बदलता हुआ समाज है, इस बदलते हुए समाज में भी वो अकेले होते चले जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये लापता जो दास्तान लापता है वो लगभग इसी तरह की है। और इसी सिलसिले में एक तीसरा उनका उपन्यास आता है मदरसा, जो औपन्यासिक दृष्टि से उसने बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मचाई, उसने बहुत ज़्यादा उसका महत्व नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लगातार कहा गया है कि किसी व्यक्ति को फरिश्ता मानने की गलतियां मत करो, उसकी मूर्खता मत करो। उसका केंद्रीय विषय यही है कि इस तरह की गलतियां मत करो। तो जो आदमी सत्ता में बैठ जाता है वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। जो आदमी सत्ता में होता है वो अपने आप को, चाहे जितना उदार चेहरा उसका दिखे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई तानाशाह प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा होती चली जाती है, और इसी तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध करने वालों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो ये मदरसे में लगभग यही बात है कि आप किसी को फरिश्ता मानने की कोशिश ना करें, यही सबसे बड़ी बात है। अब मंजूर भाई के इसी के साथ उनका उपन्यास आता है, इसी श्रृंखला में उनका एक उपन्यास आता है बशारत मंजिल। बशारत मंजिल जिसका मैंने संदर्भ शुरू में दिया था, बहुत लंबा है, यानी 1857 से 1947 तक का इतिहास उसके अंदर है। अगर संदर्भों को और पीछे ले जाने की कोशिश करें तो 1757 में बंगाल में सिराजुद्दौला का राज्य था, और सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेजों की नीयत को समझा था, पहचान लिया था, और वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाइयां पैदा हुई हैं, संस्कारगत हों, धर्मगत हों या किस भाषागत हों, कोई भी हों, इन खाइयों को पाट दिया जाए और मिलकर के एक हो जाए। उन्होंने इसकी कोशिश की। आप सब जानते हैं कि किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ और किस तरह मीर जाफर की भूमिका रही, किस तरह से सिराजुद्दौला को मारा गया, ख़त्म किया गया, ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये बीजारोपण हो गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है अंग्रेजों के बढ़ते हुए डैनों को रोकने के लिए, या जो अदरक के पंजों की तरह भीतर धरती के अंदर फैल रहे हैं उनको रोकने के लिए जरूरी है। ये बीजारोपण 1757 में हो गया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता बनने में 1 सदी लग गई, 1757 से 1857 तक ये लंबा सिलसिला हुआ। तो हालांकि मंजूर साहब इसको स्वीकार उस तरह से नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर ये पूरी तरह बन गया होता तो बहुत पहले रेवोल्यूशन हो गई होती, बहुत पहले क्रांति हो गई होती।
लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होता है और काफ़ी दिनों बाद ये बात समझ में आती है। तो उसके बाद 1857 से लेकर के और 1947 तक एकता का भी अभियान लगातार जारी रहा, लेकिन विखंडन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रही। और इसमें मुस्लिम समाज की क्या भूमिका थी? एक तरफ तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, गांधी जी इसके का समर्थन कर रहे थे, लेकिन मंजूर अहमद इस उपन्यास में कहते हैं कि हमने तुर्की से खिलाफत की बात तो सीख ली, लेकिन यह नहीं सीखा कि मजहब से पहले मुल्क होता है, मजहब से पहले राष्ट्रीयता होती है, मजहब से पहले देश होता है। यह बात उन्होंने नहीं मानी। इस उपन्यास में बहुत करके यह बताया गया है, बहुत सारे चरित्र उसके अंदर रखे गए हैं। उन चरित्रों के अंदर यह बनावट की गई है कि किस तरह एक ही परिवार के अंदर कौन लोग हैं। बैटरी लो हो रही है, मैं हाँ ये सिलसिला जारी रखता हूं कि मंजूर भाई जो है भारतीय मुस्लिम परंपराओं से जुड़े हुए थे और अपनी विरासत को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। मुस्लिम समाज के अंतरंग को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे और यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी बाहर निकल करके, अपने दायरे से बाहर निकल करके चीज़ों को उस तरह से सामने लाने की कोशिश नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप अपने आप को मुस्लिम समाज तक ही महदूद क्यों रखते हैं ज़्यादातर? हालांकि कुछ उपन्यासों में उन्होंने हिंदू मुस्लिम के सवालों को भी उठाया है, उससे भी एकता बनाने की कोशिश की, ये अलग बात है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप अपने आप को वहीं महदूद कैसे रखते हैं और क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा, असल में मैं जिस समाज को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, जिस समाज के अंतर्विग्रह को जानता हूँ, जिस समाज की कमज़ोरियों को जानता हूँ, जिस समाज की मजबूतियों को जानता हूँ, जिस समाज के द्वंद्वों को जानता हूँ, मुझे लगता है कि उस समाज के ऊपर ही लिखने का मुझे अधिकार है, बाकी का नहीं। तो मंजूर भाई बहुत सारे तरीके से ये सब बातें करते रहे हैं। मैं कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान, उस जो उनसे बातचीत हुई थी उस बातचीत के संदर्भ में मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिसमें एक संजीदा सोच हैं, दो करैक्टर हैं। एक संजीदा सोच हैं जो आश्चर्य के साथ सोचते हैं कि शायरी का भ्रम पालने वाले लोग जो इंसानियत का दावा और सबका मालिक एक होने की बात करते हैं, इतने तंग मकानों में रहते हैं जिनमें न तो सर झुकाए दाखिल हुआ जा सकता है और न जहां हवा और सूरज की रोशनी का गुजर संभव है। ये वाक्य पोइटिक है और इस वाक्य को एक तरह से पोइट्री की तरह, या कहना चाहिए कविता की तरह ही इसे देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बिना मकान है, जिसमें इतने तंग मकान है जिनके अंदर सर झुका के जाना होता है, ये एक तरह से हमारी सरकार का, हमारी सत्ता का, हमारी व्यवस्था का भी रूपक है। और अब तो आर्किटेक्चर है, तो उस आर्किटेक्चर में भी ऐसी बातें हैं कि वो आतंक पैदा करता है। पहले किले की जो पाषाण जो वो थी छवि, वो आतंक पैदा करती थी। आजकल का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर भी एक तरह का आतंक पैदा करता है। चाहे जितने ऊंचे मकान हों, चाहे जितने ऊंचे दरवाजे हों, लेकिन सर झुका के जाना हमारे समय की बदकिस्मती से। बशारत मंजिल जो